हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू TLAIS। आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो तो देख ही लिया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग NCERT 6 से लेकर 12 तक कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, वी विल कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर UPSC। और UPSC के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से सवाल आपके प्रीलिम्स एंड मेंस में आएंगे। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर करता रहूँगा। ऑलराइट, सो इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपके बताया था कि किस तरीके से हम NCERT का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अपने जो बेसिक्स हैं या फंडामेंटल्स हैं उनको और एनरिच करने के लिए और क्लियर करने के लिए, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत एनालिटिकल होते हैं। ऑलराइट, और प्रीलिम्स से भी अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ भी पूछ रहे हैं, रैंडमली पूछ रहे हैं। ऑलराइट, तो आपको प्रीलिम्स में NCERT हेल्प करेंगी एलिमिनेशन में, और मेंस में हेल्प करेंगी आपको फोल्डर पॉइंट्स देने के लिए। ओके, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। दैट विल बी क्लियर व्हेन आई विल बी टीचिंग यू। ऑलराइट, सो बी विद मी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओल्ड NCERT वर्सेस न्यू NCERT में डिफरेंस क्या है। सी, हम ओल्ड NCERT ही पढ़ेंगे, ओल्ड NCERT हमारा बेस है। ओके, लेकिन जो न्यू NCERT है ना, उससे कुछ पॉइंट्स हम निकालेंगे। ऑलराइट, बेसिकली न्यू NCERT में और ओल्ड NCERT में डिफरेंस क्या है। देखो, ये आप पहले कंटेंट देखो। ये आपका पॉलिटी की फर्स्ट जो है बुक है आपकी 6 क्लास की NCERT। ये आपके टॉपिक्स हैं। ऑलराइट, चैप्टर्स के नाम हैं। आपका न्यू में हमने देखा कि न्यू में आपका थीम A B C D ऑलराइट एंड E है। जो थीम D है ना, वो आपका पॉलिटी है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करा कि NCERT ने आपका जो न्यू वाली बुक है उसमें इस वाली बुक का एक थोड़ा सा पोर्शन डाल दिया। ओके, ये वाला। ऑलराइट, सिमिलरली 6 क्लास की जो ज्योग्राफी होगी उसका एक छोटा सा पोर्शन डाल दिया। ऑलराइट, हिस्ट्री होगी तो ये वाला छोटा सा पोर्शन डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई भी आपकी ओल्ड NCERT पढ़ रहे होंगे तो हम न्यू NCERT वाली बुक को जो भी उसका टॉपिक होगा हम उसको ऑलरेडी उसमें कवर कर लेंगे। तो इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है न्यू वाली। ओके, हम ओल्ड से बेस बनाएंगे और न्यू का कंटेंट उसमें ऐड करते रहेंगे इफ़ देर इज डिफरेंस इन कंटेंट। ऑलराइट, अदर देन दैट ये एक बार सीरीज़ आपने ख़त्म कर ली, आपको दोबारा लाइफ में NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरी पर्सनल गारंटी है आप लोगों को। ऑलराइट, और इसके अलावा मैं आपको ये बताता रहूँगा प्रीलिम्स में कहाँ कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको मार्क कर लेना। और कहाँ मेंस में आपको कोई चीज़ जो लगती है कि इंपॉर्टेंट है आप उसको खुद से भी लिख सकते हो, फिर अदरवाइज़ मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ऑलराइट, so what is basically diversity? Okay, so diversity is your variety in differences among people। ये एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। वैरायटी होगी या डिफरेंसेस होंगे अमोंग पीपल। ओके, अब लोग आपके डिफरेंसेस जो है किस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। लोगों में डिफरेंसेस किस फॉर्म में हो सकता है? लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, फूड, ऑक्यूपेशन, रीजनल बैकग्राउंड। ठीक है, या किस तरीके से वो ग्रीट करते हैं, प्रे करते हैं, उस तरीके से आपका डिफरेंसेस आ सकता है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपके डिफरेंसेस है दे डू नॉट नेसेसरली डिवाइड पीपल, इनफैक्ट दे एनरिच आवर लाइफ। ओके, वो हमारी लाइफ को एनरिच करते हैं। चलो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट लेता हूँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। आप इसको जो है अपने इन्वायरमेंट के टाइम पे पढ़ोगे। इकोसिस्टम जो होता है ना, वो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, यानी कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा उसमें डाइवर्सिटी होगी ना आपकी इकोसिस्टम में, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई भी जोग्राफिकल चेंज आता है, जियोलॉजिकल चेंज आता है, तो आपका जो इकोसिस्टम है वो विदस्टैंड कर सकता है विद रेस्पेक्ट टू दैट प्रेशर। ओके, तो इसीलिए हमारा जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं किस चीज़ के लिए, कि दैट एनरिच आवर लाइफ। सोसाइटी में भी सेम यही बात है कि आपकी जितनी ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ जो होगी एनरिच होगी। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिबेट है इस चैप्टर में वो है कि डिफरेंसेस आर नॉट इनइक्वालिटी। ओके, जो डिफरेंसेस है वो इनइक्वालिटी नहीं है। डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिफरेंसेस बेसिकली आपके होते हैं कि लोगों में जो डिफरेंसेस हैं विद रेस्पेक्ट टू, दे स्पीक हिंदी, तमिल, या फिर वो क्रिकेट खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलेगा। ऑलराइट, किसी को दिवाली अच्छी लगती है, किसी को ईद अच्छी लगती है। सो ये जो डिफरेंसेस है, ऑलराइट, इनसे आपकी वैरायटी
आती है लोगों में, ऑलराइट। इस वैरायटी से क्या होगा बेसिकली, विद दिस दे कैन कोएग्जिस्ट विथ फ्रेंडशिप एंड इंट्रैक्शन, ओके, क्योंकि डिफरेंसेस को हम पसंद करते हैं, ओके। इससे क्या होगा, आप जो है कोएग्जिस्ट कर सकते हो, आपकी फ्रेंडशिप भी होगी, आप इंट्रैक्शन भी अच्छे से करोगे। लेकिन क्या होता है कि इनइक्वालिटी बेसिकली आपकी जब क्रिएट होती है, क्यों होती है, क्योंकि व्हेन समवन डज नॉट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, ऑलराइट, अवेलेबल टू अदर्स, ओके, इससे क्या होता है कि इट कैन क्रिएट बैरियर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जब भी आपके इनइक्वालिटी को हम हाईलाइट, इनइक्वालिटी जब आपकी प्रोमिनेंट बन जाती है तो आपके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लगते हैं, ओके। जैसे रिसोर्सेज है, ओके, एक जगह पानी है, इमेजिन करते हैं कि एक गांव है ये वाला, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पानी है। जब तक एबंडेंट वाटर है तो कोई आपस में नहीं लड़ रहा है, आराम से सब पानी जो है अपनी जीविका के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा, ओके, बिकॉज ऑफ ड्रॉट और बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न, अब क्या होगा, लोग जितना अपने आपस एक दूसरे को पसंद करते थे अब उतना नहीं करेंगे। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो ज़्यादा डोमिनेंट होगी वो इस वाटर रिसोर्सेज पे कब्जा करने की कोशिश करेगी, ऑलराइट। सो रिमेंबर दिस थिंग कि आपकी जब इनइक्वालिटी आने लगती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, डिफरेंसेस ज़्यादा हाईलाइट होंगे, ऑलराइट। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी कंट्री से अगर हम लेंगे इनइक्वालिटी का, दैट इज़ योर कास्ट सिस्टम, ओके। नाउ कास्ट सिस्टम बेसिकली क्या है, सी, मैं आपको सोशोलॉजिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि कास्ट सिस्टम जो है वो एक इनइक्वालिटी का कैसे एग्जाम्पल है। कास्ट बेसिकली आपकी जो है हमारी कंट्री में ये जो इंस्टीट्यूशन है आया कैसे, वो इस तरीके से आया कि सबसे पहले सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वर्क दे यूज्ड टू डू, ओके। अब जो भी लोग हैं उनको ये एक्सपेक्ट किया गया था कि आप अपने ही ग्रुप में रहोगे, इसका मतलब आप जो आपका जो ग्रुप का जो काम है आप वही काम करोगे, ओके। और वो जो ऑक्यूपेशन है ना, स्लोली स्लोली हेरिडिटरी बन गया, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज योर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी, ओके। इससे क्या हुआ, आपका रेस्ट्रिक्टेड ऑक्यूपेशनल चॉइसेस वर देयर फॉर द पीपल, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो रेस्ट्रिक्ट हो गई, इससे इनइक्वालिटी आ गई, ओके। फॉर एग्जांपल अगर कोई बार्बर है या कोई लेदर मेकर है, ओके, उसमें कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ओके, बहुत इनोवेटिव सोचता है, ओके, एंड दे वांट टू बिकम साइंटिस्ट और समथिंग, ओके, बट दे विल नॉट गो बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम, ओके। कास्ट सिस्टम की वजह से वो वहाँ नहीं जा पाएंगे, नंबर वन। इवन इफ दे गो एंड दे जॉइन दैट फील्ड, जैसे लोगों को पता लगेगा उसी कास्ट के बारे में, दे विल स्टार्ट जजिंग, दे विल स्टार्ट डूइंग स्टीरियोटाइपिंग या प्रीजुडिसेस, या फिर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा उन लोगों के साथ में। क्यों? क्योंकि दोज पीपल हु आर डिस्क्रिमिनेटिंग दे आर सिंपली फॉलोइंग द कास्ट सिस्टम एंड इट्स रूल्स, ऑलराइट। दे डोंट नो कि आपका जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस, ऑलराइट। रिमेंबर दिस थिंग, मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहा हूँ, आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। नाउ this diversity, how does it basically it basically add to our life, ये किस तरीके से हमारी लाइफ को ऐड करती है, किस तरीके से हमारी लाइफ को एनरिच करती है। रिमेंबर दिस थिंग कि जो डाइवर्सिटी है ना, इट मेक योर लाइफ रिचर एंड इंटरेस्टिंग, इट क्रिएट्स कल्चरल एक्सचेंज, ओके। हाउ? क्योंकि आप अगर डिफरेंट लोगों से मिलते हो जिनका कल्चर डिफरेंट है, जिनका फेस्टिवल्स अलग है, क्लोथ्स अलग पहनते हैं, ट्रेडिशंस अलग है, डिफरेंट स्टोरीज हैं या लाइफ एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, तो आप उन लोगों के साथ में जो है एक्सचेंज करते हो उन व्यूज़ को, उस कल्चरल एस्पेक्ट को, उस एलिमेंट को, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने किसी फ्रेंड के घर पे जाओगे जो कि अदर कल्चर का है, तो वहाँ की क्या पता उस जो उनकी जो मदर है बहुत अच्छे से आपको जो उनकी जो लोकल डिश रही होगी वो आपको खिलाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी, राइट। या फिर आपको कोई लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी, ओके, या कोई उनका फेस्टिवल बहुत अच्छा लगा। सो दैट्स हाउ बेसिकली डाइवर्सिटी क्रिएट्स योर कल्चरल एक्सचेंज, ऑलराइट। नाउ हाउ डाइवर्सिटी इज क्रिएटेड, सी, डाइवर्सिटी इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द two most important factors. How? One is your historical factors, second is your geographical factors. Now let's talk about historical factors first. See, historical factors में क्या होता है कि लोग कभी कभी दे गो फॉर दी सर्च ऑफ न्यू लैंड, ठीक है, या फिर वो वर्क के लिए बाहर जाते हैं, फैमीन आ गया उनके इलाके में, या वॉर हो गया, या ड्रॉट आ गई, या फिर एक नई सेटलमेंट उन्होंने कहीं और जाके बना ली दूसरी जगह पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब लोग मूव करते हैं तो उनका एक तो अपना खुद का ओल्ड कल्चर होता है, ओके,
एंड सेकंड कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एक न्यू कल्चर या इन्वायरमेंट उनको मिलेगा। ओके, इससे क्या होता है कि आपका न्यू कल्चरल फॉर्म्स पैदा होती हैं, सिंथेसिस होता है ओल्ड प्लस का न्यू का। ओके, इससे आपका न्यू कल्चरल फॉर्म्स पैदा होंगी। दैट्स हाउ डाइवर्सिटी इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्टर। नाउ सेकंड इज योर जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स में कि बेसिकली पीपल अडप्ट देयर लाइफ स्टाइल टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। हाउ? अडेप्टेशन के थ्रू। कैसे? कि दे विल हैव डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशन इन देयर फूड, क्लोथ्स, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग। उससे क्या होगा? डिफरेंट लाइफ स्टाइल होगा, उससे भी डाइवर्सिटी आपकी पैदा होती है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। सो जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं या किसी भी जगह की हम डाइवर्सिटी को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या थे या फिर जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या रहे हैं। ओके, एनसीईआरटी में बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझाया गया है, विच इज़ योर एग्जाम्पल ऑफ लद्दाख एंड योर केरला। ओके, यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट कर दिया, ये इसके जो है की पॉइंट्स थे, आप इसको प्लीज़ एक बार पढ़ लेना। लेकिन अगर मैं इसको समरी में समझाऊंगा तो यहाँ पर मैंने इसकी चैट जीपीटी से एक सिंपल कंपैरेटिव टेबल बनवा ली थी। सो हाउ? सी, केरला बेसिकली आपका जो हमारी कंट्री है वो उसका बिल्कुल सदर्न पार्ट में है, लद्दाख आपका नदर्न पार्ट में है। ठीक है, तो जोग्राफिकल सेटिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गई। ऑलराइट, केरला में आपका सी है, हिल्स हैं, आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, लद्दाख में माउंटेन्स है, हिमालयास हो गया आपका। ठीक है, लिटिल रेनफॉल, स्नो हमेशा रहती है। यहाँ पे केरला में आपका एग्रीकल्चर में राइस एंड स्पाइसेस हैं, यहाँ पे वेरी लिटिल एग्रीकल्चर है। ओके, सो मैक्सिमम लोग किस चीज़ पर आपके जो है डिपेंडेंट हैं? दे आर बेसिकली ऑन एनिमल रियरिंग, वूल या फिर ट्रेड। और पाशमीना वूल आपकी जो है पाशमीना गोट से जो है आती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर द लद्दाखीज। रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, हिस्टोरिकल लिंक्स में अगर हम बात करेंगे तो केरला में आपका अरब्स, ज्यूइश, चाइनीज़, पोर्टुगीज़ इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलता है, और लद्दाख में आपका तिब्बत या अरब या अदर ट्रेडिंग कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी, कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ना केरला में बहुत ज़्यादा है। ओके, क्योंकि आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कल्चरल या फिर रिलीजियस डिफरेंसेस के जो लोग थे वो यहाँ पर आए थे बिकॉज ऑफ दी ट्रेड या फिर अदर पर्पज़ के लिए। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे कई सारे रिलीजन हैं आपका, वहाँ पे इस्लाम भी होगा। ऑलराइट, आपका जो है वहाँ पे हिंदुज़म भी है, एवरीथिंग इज़ देयर। ओके, लद्दाख में आपका बुद्धिस्ट जो है रिलीजन देखने को मिलता है, एंड मुस्लिम आपके मुस्लिम ट्रेडिशंस भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे सबसे अच्छी एक लाइन यहाँ पर ये लगी कि जो आपके तिब्बतियन नेशनल एपिक है विच इज़ बेसिकली केसार सागा। ओके, इट इज़ परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। सो ये क्या है? एग्जाम्पल आपका कल्चरल इंट्रैक्शन डिस्पाइट रिलीजियस डिफरेंसेस। आप इसको अपने जो है GS1 की जो है आपका सोसाइटी वाला जो पार्ट है उसमें कोट कर सकते हो। इस एग्जाम्पल को आप एथिक्स में कोट कर सकते हो, आप एस्से में कोट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि किस तरीके से आपका जो लद्दाख है, लद्दाख में आपके दो इंपॉर्टेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ रहती हैं, लेकिन वो एक ही गाना गाती हैं। ऑलराइट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही गाना गाती हैं, कि वो एक ये केसार जो सागा जो है तिब्बतियन नेशनल एपिक है, और तिब्बत और लद्दाख बेसिकली दोनों जोग्राफिकली बहुत आइसोलेटेड है। ओके, उसको बेसिकली जो है लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारे कल्चरल इंट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, केरला में जब हम बात करते हैं तो हमने देखा, ऑलराइट, सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा, एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस जो थे वो 2000 साल पहले आए थे, एंड बेसिकली ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। ओके, ये हालांकि मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स में फैक्ट कभी आएगा, बट स्टिल रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अरब ट्रेडर्स में सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वो इब्न बतूता का आता है। उनकी जो एक किताब थी ट्रैवलोग, विच इज़ बेसिकली रीला। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है, इसको रिमेंबर दिस थिंग। रीला किताब का नाम था। वो बेसिकली बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि लाइफ ऑफ द मुस्लिम्स इन केरला एट दैट टाइम। ओके, नाउ मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर बेसिकली ही वाज दी ए काइंड ऑफ हैविंग अ गुड पोजिशन। ऑलराइट, सो ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे इस फैक्ट को हम। ओके, सो these local practices incorporate foreign elements, these lead to diversity. all right, how? कि जब आपका केरला में ओके आपका इतना सारा इन्फ्लुएंस है, जुडाइज़म का है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। ओके, फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपके चाइनीज़ फिशिंग नेट भी मिलता है जिसको चीना वाला बोलते हैं। ओके, आपके यूटेंसिल्स भी मिलते हैं जो कि चाइनीज़ क्ले से बनते हैं। ओके,
सो ये सब के सब जो जो चाइना का जो नाम आ रहा है वो कहाँ से आया, कहीं ना कहीं कल्चरल कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं रही होगी, ट्रेड की फॉर्म में आके, या फिर जो है वहाँ से लोग यहाँ पर माइग्रेट करके आए होंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपके जो लोकल वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने उन प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। दैट्स हाउ द डाइवर्सिटी बेसिकली डेवलप्ड इन केरला, ऑलराइट, सिमिलरली इन लद्दाख ऑल्सो। So basically you can quote both the examples in your mains examination. Okay, remember this. So मैंने वही यहाँ पर जो है अभी डिस्कस किया है कि how both geographically are very different, both historically, alright, they experience the external cultural influences, alright। इससे क्या हुआ, therefore history and geography जो है it is basically tied to your cultural life of a region, okay। मैंने बताया था कि किस तरीके से जोग्राफी एंड हिस्ट्री जो है वो आपकी डाइवर्सिटी को क्रिएट करती है, ओके, रिमेंबर दिस थिंग। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट डाइवर्सिटी इज बेसिकली नॉट ए हिस्टोरिकल ऑलराइट फिनोमिना, इट इज़ ऑन गोइंग फिनोमिना, ओके। कैसे, सी, आज भी लोग गांव से शहर में जाते हैं, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं, किस लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन, बिजनेस, या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ओके। सो जब लोग मूव करते हैं ना तो वो अपने साथ में अपना खाना, लैंग्वेज, कस्टम्स, फेस्टिवल्स या ट्रेडिशंस उनको भी साथ लेकर जाते हैं, ओके। सो दीज ग्रेजुअली बिकम पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द न्यू प्लेस। तो इससे क्या होता है कि एक कल्चरल सिंथेसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर लिविंग इन मुंबई, बैंगलोर या फिर दिल्ली, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स के लोग एक साथ रह रहे हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन स्टिल दे इंटरमिंगल विद ईच अदर, दे टॉक विद ईच अदर, दे डू जॉब विद ईच अदर। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर ओआरएन में रह रहे हो तो फिर ओआरएन में कितने जो है डिफरेंट रीजन्स के लोग वहाँ पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मराठी लोग थे वहाँ पर, ओके। सो दैट्स हाउ बेसिकली डाइवर्सिटी इज बेसिकली अ ऑन गोइंग फिनोमिना, ओके। सो मॉडर्न सिटीज़ जो है वो हाईली डाइवर्स स्पेसिस है, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ओके। सो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ डाइवर्सिटी ओनली एट लोकल स्केल पे बात कर रहा हूँ, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना एक डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है विच इज़ ग्लोबल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, आपके हिप हॉप सॉन्ग्स, ओके, हिप हॉप सॉन्ग्स जो हैं, ओके, जेनजीज को बहुत पसंद है, राइट। या फिर ऐसा नहीं है कि जेनजीज को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, या बहुत लोगों को पसंद है, मुझे खैर इतना पसंद नहीं है हिप हॉप्स, आई लाइक कंट्री सॉन्ग्स। लेकिन कंट्री सॉन्ग का जो कंसेप्ट है कहाँ से आया, ऑलराइट, ये भी तो आपका जो है वेस्टर्न कंसेप्ट है ना, ओके। क्यों, क्योंकि वहाँ से यहाँ पर आपका ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो मीडिया का एक्सचेंज हो रहा है, ओके, उससे जो मेरे अंदर चेंज आ रहा है, ऑलराइट, दैट इज़ बेसिकली क्रिएटिंग डाइवर्सिटी। अब मैं केवल इंडिया के जो आपके क्या बोलते हैं क्लासिकल, ओके, क्लासिकल जो म्यूज़िक है उसको नहीं सुनता हूँ, मुझे अब जो है वेस्टर्न, ऑलराइट, म्यूज़िक बहुत पसंद है, ओके। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, ऑलराइट, फ्रॉम माई साइड, यू माइट बी लाइकिंग समथिंग एल्स, ओके। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी आपके एक तरीके से डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है आज के टाइम पे, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक बहुत अच्छा जो है फ्रेज़ है जो हमारी कंट्री के लिए लगता है। अच्छा, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ओके। क्योंकि इंडिया के पास में कई लैंग्वेज हैं, रिलीजन है, कल्चर्स है, खाने के तरीके हैं, ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। सो इसके बावजूद भी जो है लोग साथ में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंड दे फाइट फॉर द कॉमन गोल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या चल रहा है कि लेट्स मेक इंडिया डेवलप्ड बाय 2047, विकसित भारत बनाएंगे हम 2047 का, ये एक गोल है, ठीक है। ये पॉलिटिकली या फिर जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उसने ये गोल नहीं बनाया, ये बेसिकली गोल हम सब के लिए है, मेरा गोल नहीं है, ये हम सब का गोल है, ऑलराइट, कि हम अपनी कंट्री को बाय 2047 डेवलप्ड देखना चाहते हैं, ओके। सो ये क्यों हुआ, बिकॉज वी आर लिविंग इन वन कंट्री। सो जब हम एक कंट्री में रह रहे हैं तो हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाती है, हम ओनली एक गोल के लिए जीते हैं सभी के सभी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। सो क्या हुआ कि जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था यहाँ पर, ऑलराइट, सो जो लोग थे वो डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन, कल्चर या सोशल बैकग्राउंड के बावजूद भी, ऑलराइट, दे केम टुगेदर एंड दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ओके। उनके जो प्लान्स थे वो कॉमन थे, वो सभी के सभी साथ जेल गए, ओके, एंड बेसिकली दे अपोज द ब्रिटिश रूल टुगेदर, ओके। लेकिन ब्रिटिश ने भी इस डाइवर्सिटी का जो यूज़ है वो अगेंस्ट हमारे किया था। कैसे, आपकी कैरेट,
एंड स्टिक पॉलिसी से। ओके, हम GS1 में हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि आपके मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट की जो डिबेट है उसमें मॉडरेट्स को वो कैरेट देते थे और एक्सट्रीमिस्ट को वो स्टिक देते थे। इससे क्या होता था कि डाइवर्सिटी क्रिएट डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते थे और जो है वो जो यूनिटी जो एक टाइम पे डेवलप हो रही थी हमारी कंट्री में उसमें वो यूनिटी नहीं आ पाती है और इस वजह से दे वर बेसिकली एबल टू रूल फॉर 200 ईयर्स। इसी वजह से ही हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ था। Alright, because they were able to divide us on the basis of religion. Alright, remember this thing. Now, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ही जलियांवाला बाग मैसेकियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये इंसिडेंट है 1919 में हुआ था पंजाब के अंदर। ओके, जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था कि उनको जो है आपका उन नियतों पे गोली चलाना शुरू कर दो एंड थाउजेंड्स डाइड इन दैट। ऑलराइट, सो पीपल who were gathering there, they were Hindus, Sikhs, Muslims and they were having different social background. Okay, उसके बावजूद भी वे वहाँ पर आए और वहाँ पर जो है वे शहीद हो गए। ओके, तो इस सबसे क्या होता है कि जब हमने फ्रीडम स्ट्रगल हमने साथ लड़ी, ऐसे ऐसे एपिसोड हमारी लाइफ में हुए, इस सबसे क्या हुआ, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती है। ऑलराइट, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती है जो कि हमारी जो डाइवर्सिटी है ना, ओके, उसमें कहीं ना कहीं यूनिटी लेके आती है। ओके, तभी तो हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी तो बहुत है लेकिन वो यूनिटी कैसे आ रही है, वो यूनिटी आ रही है बिकॉज ऑफ आवर शेयर्ड फ्रीडम स्ट्रगल, बिकॉज ऑफ आवर शेयर्ड हिस्ट्री। सो रिमेंबर दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल हमने नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम को भी एज ए कॉमन सिंबल की तरह यूज़ किया था। ओके, अगेंस्ट द ब्रिटिश। उससे क्या हुआ, आपका एक शेयर्ड आइडेंटिटी बनी एंड देन इट लेड टू द नेशनल यूनिटी और इस नेशनल यूनिटी की वजह से ही हम 1947 में आज़ाद हो पाए थे। ओके, सो रिमेंबर दिस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ये मुझे एक बहुत अच्छा पैराग्राफ लगा था, इसको पढ़ते हैं। दिस कैन बी यूज्ड इन योर बेसिकली एस्से या फिर आप इसको अपने मेंस में भी कोट कर सकते हो। ओके, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट PM ऑफ आवर कंट्री। ओके, उनकी बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो बोलते हैं कि इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड बट रादर, ये मतलब इंडियन यूनिटी जो है ना वो बाहर से इम्पोज नहीं है, लेकिन ये शायद समथिंग इट वाज समथिंग डीपर विद इन इट्स फोल्ड, वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज एंड इवन एनकरेज। तो ये जो इंडियन यूनिटी है ना वो शायद अंदर हमारे अंदर ही थी। ओके, हमारे कस्टम्स को टॉलरेट करने की जो हमारी एक जो क्षमता है बहुत ज़्यादा मतलब थी। ओके, एंड उसको नॉट ओनली वी एक्नॉलेज, इनफैक्ट वी इनकरेज दैट डाइवर्सिटी। ओके, बहुत अच्छी बात है ये इन्होंने जो बोली थी, इसको हम डेफिनेटली अपने एस्से के अंदर या फिर अपने मेंस में इसको कोट कर सकते हैं। ओके, दैट्स हाउ नेहरू जी बेसिकली कॉइन्ड द फ्रेज डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑलराइट, सो एक इस तरीके से हमने जो अपना जो है फर्स्ट चैप्टर ये ख़त्म कर लिया। ऑलराइट, मैंने इसको थोड़ा जल्दी रैप अप किया है बिकॉज थिंग्स वर लिटिल ईजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक बार आप उसको फिर से रिवाइज़ करना, मेरे लेक्चर को फिर से सुनना और सुनने के बाद में आपको जो भी फोल्डर पॉइंट अच्छे लगते हैं उसको रख लो। ओके, एंड उसको अपने जो है एक अलग से नोटबुक बना लो प्री एंड मेंस की, उसमें उन फैक्ट्स को डालना शुरू कर दो। ऑलराइट, सो आई विल सी यू in the next video with the next chapter.